नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अभी भी मैं श्रीनगर में हूँ। श्रीनगर को बेस बना के मैं थोड़ा और लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, कुछ मिल ले रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आज 2-3 चीज़ें फिर से कहूँगा आपसे। भारत जोड़ो की एक छोटी-सी बात कर लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो दिग्विजय सिंह जी का बयान है और उसपे जो हंगामा मचा है, उसपे आज बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि कल की कुछ जब मैं अ, कल लाइव कर रहा था, तो वो फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाई थी। वो फ़ोटो अपलोड कर दे रहे हैं, अगर आप मतलब वो तो साइड में चलता रहेगा, मन करे आप देख लीजिएगा। मैं इसलिए उसको कर दे रहा हूँ कि उसके 2 पक्ष हैं। एक सुंदरता का पक्ष है, बहुत ही सुंदर, और एक थोड़ा ये भी पक्ष है कि कितनी एडवर्स कंडीशंस में बर्फ गिर रही है। हम लोगों के लिए जो एज़ अ टूरिस्ट आए हैं या एज़ अ पर्यटक आए हैं या 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आए हैं, हम लोगों को ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि बर्फ गिर रही है, एक्साइटमेंट भी है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है, उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी टफ़ है, इसको इस नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। मैं अब ज़रा मुख्य बात करूँ, ये जो दिग्विजय सिंह जी का बयान है। मैं पुलवामा भी गया था। पुलवामा के बारे में एक चीज़ ज़रा ये समझ लीजिए, पुराना जब कश्मीर था, जम्मू-कश्मीर था, उस समय 3 ज़िले हुआ करते थे श्रीनगर वाले क्षेत्र में। मतलब कश्मीर में 3 ज़िले हुआ करते थे और 2 ज़िले हुआ करते थे जम्मू में। पुराने ज़िले थे बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर। अनंतनाग को ही बाइफरकेट करके 4 ज़िले बन गए और उसी में से एक ज़िला पुलवामा है। ये घटना जो थी वो पुलवामा की थी। अब ज़रा ये समझना होगा कि जो दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया, वो सही या गलत, क्योंकि उसको फिर ये कहा जा मतलब उसको राहुल गांधी ने कहा है कि भई ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या नॉट डायरेक्टली उनका एक तरह से डिसोन किया है। सारे न्यूज़ चैनल के ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह ने ये ठीक नहीं किया, वो राजनीति के हिसाब से ठीक नहीं है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की जो गुडविल थी, उसको खत्म कर दिया, इत्यादि, इत्यादि। मैं ये मान और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के आपस का जो खींचतान है, वो उसका मैनिफेस्टेशन था। कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो हो सकता है, वो उनकी पॉलिटिक्स हो सकती है, कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, वो डिप्लोमैटिकली या पॉलिटिकली वो करेक्ट था कि नहीं था, वो एक अलग इश्यू है। पर ये भी इश्यू है कि वो सही था या गलत था। क्योंकि अब अगर आप वोट की राजनीति कर रहे हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आज वोट की राजनीति के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर उनका कोई बड़ा लीडर किसी जगह जाता है, तो उसको, जिसको कहते हैं ना, मत्था टेकने जाना ही है। लेकिन एक चीज बताइए, एज अ मतलब एक आम जनता के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे, और एक मीडिया, मैं हरदम ये मानता हूं कि मीडिया कर्मी पहले नहीं, पहले मैं आम जनता और आम नागरिक हूं। तो क्या मेरा कुछ प्रश्न पूछना जो मेरे ज़हन में हो, जो मुझे लगता है कि नहीं, इसके प्रश्न के जवाब मुझे मिलने चाहिए, वो वाजिब है कि नहीं है? क्या इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसमें दिग्विजय सिंह जी ने 2 बातें कही, ज़रा उसको पहले समझ लीजिए। उन्होंने एक बात कही, जो पुलवामा में शहादत दी हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने, उसको एक उन्होंने कहा, और दूसरी बात उन्होंने कही कि उड़ी के घटना के बाद जो बालाकोट में एक का सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, उसकी बात उन्होंने कही। ये 2 मेजर इश्यूज उन्होंने किए। उसके बाद बीजेपी ने उसमें अपनी तरफ से एक तड़का लगाया और बीजेपी ने उसको एक ऐड किया कि दिग्विजय सिंह ने सेना के शौर्य के बारे में बात की है। ठीक है? अब इसको जरा सिलसिलेवार हम लोग, मतलब मैं अपने हिसाब से जो मैं समझा हूं, वो आपके साथ शेयर करूं। पुलवामा में 40 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, सीआरपीएफ के जवान थे, उनका कॉन्वॉय जा रहा था, और उसमें जो जब ये बम विस्फोट हुआ और उस लड़के ने आके अपनी गाड़ी को उसमें मारा, और उससे करीब 40 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए। अब मूल सवाल यह है कि क्या जांच हुई? अगर जांच हुई तो उस जांच का क्या निष्कर्ष निकला? वो, या तो आप कह दीजिए कि भाई जांच ऐसी है कि जिसको हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, जांच हो चुकी है। लेकिन आप ये भी नहीं बोल रहे हैं। एक तो प्रश्न ये है। अब जो जो सवाल हैं, जिन सवालों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो पहली चीज ये है, क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर था? क्योंकि अगर ये इंटेलिजेंस फेल्योर था, जैसा कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था? भाई ये इससे रिलेटेड प्रश्न है, आप इसका आंसर नहीं देना चाहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि इन सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एयरलिफ्ट किया जाता है, क्यों नहीं किया गया? और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम में, मतलब ये किसकी गलती, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस?
किसको भी आप कह के निकल जाएंगे कि नहीं नहीं, क्योंकि जो सीआरपीएफ की तरफ से ये कहा गया हरदम कि हमने इसका रिक्वेजिशन किया था, हमने इसके लिए कहा था कि भाई एयरलिफ्ट चाहिए, वो नहीं हुआ, तो इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये इसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप खुद पूछिए। और तीसरा, इतनी ज्यादा तादाद में आरडीएक्स आ रहा है, इतनी ज्यादा तादाद में विस्फोटक आ रहा है, वो आया कैसे, कहां से आया? इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलना चाहिए। अब इसके अलावा, ये तो जो दिग्विजय सिंह से रिलेटेड है, इसके इसके सिवा मेरे हिसाब से 3 और सवाल हैं, और वो सवाल हमको और आपको हरदम पूछते रहना है। सीआरपीएफ के उन जवानों को जो वहां शहीद हुए, क्या उनको आपने शहीद का दर्जा दिया है? क्योंकि एक शहीद का जब दर्जा देते हैं तो उसका एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या आपने शहीद का दर्जा दिया है या नहीं दिया? वो आज आपके कागजों में एज शहीद दर्ज है या नहीं है, ये जवाब एक आम नागरिक जानना चाहेगा। दूसरा, उस समय सबने देखा था कि जब वो जवानों के पार्थिव शरीर आए थे दिल्ली के एयरपोर्ट पे, तो अच्छी बात हुई थी, अच्छा लगा था देख के। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक एक कॉफिन को, एक एक पार्थिव शरीर को परिक्रमा करके प्रणाम किया था, और फिर सारे पार्थिव शरीर जब जब उनके घर गए थे, उन जवानों के, उन शहीदों के, तो कोई ना कोई मंत्री उसको अकंपनी किया था। ऑब्वियसली बीजेपी का मंत्री था वो, दूसरे दूसरे मंत्रियों को तो ये नहीं, वो एक एक मंत्री उसको अकंपनी किया था। और प्रश्न एक और है, क्या उस पुलवामा के बाद शहादत होती रही हैं, लोग शहादत आज भी दे रहे हैं, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता है जब सेना के जवान या सीआरपीएफ, जो हमारी इन लोग फोर्सेस के जवान शहीद ना हो। क्या उसके बाद शहीदों के साथ कोई मंत्री उनके घर तक जाता है पार्थिव शरीर लेके? ये सवाल जानना चाहते हैं। फिर तीसरी बात, एक बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन उन शहीदों के नाम पे वोट किसने मांगे थे, किस पार्टी ने मांगे थे? राजस्थान की रैली में किसने कहा था कि इन शहीदों की बात, किसने कहा था? जो फर्स्ट टाइम वोटर से अपील की गई थी कि आपको श्रद्धांजलि होगी एक तरह से, कि अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो ये आपकी श्रद्धांजलि होगी, किसने कहा था? और केवल यही नहीं, इलेक्शन कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने ये सब अपनी बातें दर्ज की थी, और उसी वजह से उसको बाद में वो एक, आप सब जानते हैं इलेक्शन कमिश्नर लवासा का किस्सा, लेकिन मैं फिर भी याद दिला दे रहा हूं। तो ये प्रश्न पूछना क्या ठीक नहीं है? अब बालाकोट की बात कर लेते हैं। बालाकोट में एक एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और जिसको कोवर्ट ऑपरेशन बोलते हैं, जो गुप्त अभियान होता है, मतलब उसका नाम ही है कोवर्ट ऑपरेशन, गुप्त अभियान। तो ये कुछ गुप्त अभियान उसी तरह का होता है, जब आप कहीं स्कूल में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, तो एक दिन पहले बड़ी साफ सफाई धुलाई पुछाई होती रहती है, तो पूछा जाता है क्या है, तो बताया जाता है कि कल मंत्री जी का औचक निरीक्षण है, सरप्राइज विजिट। मंत्री जी की सरप्राइज विजिट होती है, और वो और उसका एक नमूना अभी हम लोग मोरवी वाला पुल जब हुआ था, उस मोरवी के अस्पताल की कैसी झाई पुछाई हो रही थी और क्या हो रहा था, ये हम लोग देख चुके हैं। तो कोवर्ट ऑपरेशन जो सेना के होते हैं, उसकी एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, उसका प्रचार नहीं किया जाता है। आपके घर में कोई फौज में हो, आपके घर में कोई फोर्सेस में हो, ये बहुत रूटीन चीजें हैं, लेकिन प्रचार नहीं किया जाता। आप किसी पोस्ट पे चले जाइए, जम्मू कश्मीर की पोस्ट पे चले जाइए, जो मैंने बताया सुचेतगढ़ वाली है, वहां बात करिए किसी भी बीएसएफ के जवान से, वहां गोलीबारी आम चीज है, बोला नहीं जाता है। इधर से भी शेलिंग भी होती है, बोला नहीं जाता है, क्योंकि जो, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं ये कोवर्ट ऑपरेशन है, जो रॉ और हमारी जो इंटेलिजेंस की बातें हैं, क्या आप उसकी बातचीत करते हैं? बहुत से ऐसे आपके पास उदाहरण हैं जहां पे अगर इस तरह के हमारे एजेंट पकड़े जाते हैं, इस तरह के इस देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करने वाले पकड़े जाते हैं, तो उसको देश ने डिसोन तक किया है। दुनिया में एक हमारा स्टैंड ये होता है कि हम डिफेंसिव हैं, हम ऑफेंस नहीं करते हैं, और दुनिया में एक हम शांति प्रिय देश हैं, हम किसी के यहाँ विस्तारवादी नहीं है, हम उसके यहाँ जाते नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो आप इसको घर में घुस के मारेंगे, घर के में घुस के मारेंगे, ये अगर पॉलिटिकल रिटोरिक था, अगर इससे आप वोट ले रहे हैं, तो दूसरा अगर आपसे जवाब मांग रहा है, तो आप उसको कैसे कह रहे हैं कि ये राजनीतिकरण हो रहा है? 2 एग्जाम्पल दे दूं मैं, 2 एग्जाम्पल इसलिए दे दूं कि समझ के लिए कि कोवर्ट ऑपरेशन क्या होता है। इसको, ये एक सर्वविदित, सबको पता है, एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की 90% ज्यादा आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान फंड करता है। ये कोई छुपी बात तो नहीं है, पाकिस्तान सरकार करती है। कसाब जो
मुंबई का जो जिसमें हमारे इतने लोग मरे, ताजमहल होटल वाला, पाकिस्तान ने उसको डिसोन किया। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि हमारा है, उसने कभी नहीं कहा कि हमने भेजा था। तो इस तरह का वो आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने के बाद भी वो डिसोन करता है। चीन ने गलवान में क्या कहा था कि चीन के लोगों ने आपके यहां घुसे हैं, याद है कि नहीं है? और हमारे यहां क्या हो रहा है कि हमारे यहां जो होमवर्क है वही नहीं ठीक हो रहा है। और वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार और पार्टी का फर्क अब खत्म हो चुका है। किस चीज से वोट मिलेंगे, केवल एक यही क्राइटेरिया है हर बात को करने का। आप एक चीज बताइए, बिल्कुल उल्टा नहीं किया गया है। जहां हल्ला मचाना था, जहां शोर मचाना था कि भाई देखिए चीन ने हमारा, गलवान की मैं बात कर रहा हूं, चीन आ गया ऐसा, वहां आपने स्टैंड ये लिया, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। अब तो जग जाहिर हो गया ना क्या हुआ। जहां आपको बोलना चाहिए था वहां आप तो चुप्पी साध लिए, और जहां आपको चुप्पी साध लेनी थी, घर में घुस के जहां आपने मारा था, वहां आप और ताल ठोकने लगे और हल्ला मचाने लगे, घर में घुस के मारा था, घर में घुस के मारा था, 200 को मारा, इतने को मारा। तो ये क्या साउंड स्ट्रैटेजी है? दो बातें करके मैं इसको समाप्त करूंगा। ये हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को इससे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम और आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम और आपको को ये नहीं है, और हम आपका पूरा अधिकार है कि ये प्रश्न हम पूछें, और ये प्रश्न उठते रहने चाहिए। दो बातें इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी सी चीज समझ लीजिए। एक अग्निवीर नाम की योजना आई। अग्निवीर योजना हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पे सैनिक काफी घरों से सैनिक जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है सैनिकों की, वहां पे एक तरह से रिजेक्ट हुआ है जो अग्निवीर योजना। आप तो अग्निवीर पे आप बात भी नहीं कराते हैं, आप संसद में बहस भी नहीं कराते। और दूसरा, इस देश में एक सीडीएस पद होता है, जो सर्वोच्च हमारी डिफेंस का अधिकारी, उसको 10-11 महीने तक आपने खाली रखा था। तो प्रश्न तो पूछे जाएंगे, आपने 11 महीने तक उसको क्यों नहीं भरा? अब आप कहिएगा नहीं, हम इसको नहीं जवाब देंगे। मैंने कुछ तस्वीरें लगा रहा हूं, उसको बीच बीच में मैं लगाता गया हूं, इसलिए कि आप कश्मीर, अभी मैं हूं एक आध दिन और कश्मीर में, कश्मीर के बारे में भी मैं बहुत कुछ चीजें समझ रहा हूं। जानकार तो नहीं हो सकता हूं, समझ रहा हूं, और उसको एक सीरीज में अलग से सिलसिलेवार समझाएंगे जिससे समझ में भी आ जाए। इधर भारत जोड़ो यात्रा का मुझे एक तेलंगाना के एक सज्जन मिले थे, वो भी अपने को यूट्यूबर कहते हैं, उनसे एक बातचीत हुई थी, वो मैं लगा दे रहा हूं। अंत में मैं इसलिए लगाता हूं कि अगर आपका मन करे तो उसको देख लीजिएगा। वो तेलंगाना से, मतलब मुझे एक सबसे अच्छा भारत जोड़ो यात्रा का लग रहा है, पूरे देश के लोग। एक और फोटो देख लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। चंडी साहब थे, केरल के एक समय मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनका लड़का, मुख्यमंत्री का लड़का है, ये ध्यान रखिए। उमान चांडी थे, केरल के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के नेता हैं, उनका लड़का कन्याकुमारी से चला है नंगे पैर। केरल गर्म, मतलब वहां गर्मी होती है, वहां इस तरह की ठंडक नहीं है, अभी तक नंगे पैर चल रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो ओमान चंडी जीते हारे, ये इनके लड़के एमएलए बने ना बने, लेकिन जीवन का एक बहुत बड़े यथार्थ के साथ वो अपने को रूबरू करा रहा है। और मुझे इसलिए ये ठीक लगता है कि कम से कम केरल में रहने वाले व्यक्ति ने आज कश्मीर तक की यात्रा अगर की है नंगे पैर, तो कुछ तो जरूर सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप मेरे साथ एक सज्जन हैं जो तेलंगाना से चल रहे हैं। आपका नाम क्या है? My name is Sheikh Usman. I am from Khammam district, Telangana. Khammam district, the famous district where recently KCR had his... Recently, 4 CM has visited there. Achha, okay. Okay. So where you joined this rally? Actually, for some reasons, I left the. I joined in Lakhanpur. Okay. Lakhanpur. Especially, I came from Hyderabad to join this rally because we feel it is very right time to join, right time for the country, because we are seeing after 2014 allegations, blame are imposing on particular community. They are targeting particular community on food habits, on dressing attire. So we found very emotional because what is happening. Our ancestors are fought for. शेख साहब, आप स्टूडेंट हैं कि आप कुछ काम करते हैं? Actually, I am a YouTuber, business YouTuber. Oh, you're a business YouTuber. Great. We have a channel, Business Ideas in Telugu. Okay. So हम नए नए बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं। वीडियो 2 लाख सब्सक्राइबर है हमारे। ओह, ग्रेट। तो अब आप लास्ट तक चलेंगे कश्मीर? जरूर चलेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम जहाँ तक चलेंगे, क्योंकि ऐसा मौका फिर मिलने वाला नहीं है हमको। क्योंकि हिस्टोरिकल है, देखिए राहुल गांधी हिस्टोरिकल है, और जैसा कि जो जयप्रकाश नारायण जी, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी जो गुजरे हैं, उसके बाद
आज के ज़माने की जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी यात्रा ये होने वाली है इंशाल्लाह। लेकिन हम अच्छी कामना करते हैं कि भाई सब लोग एक हो जाए, क्योंकि हमको जो सिखाया गया हमारे धर्म में, सबकी माँ एक है, सबका खून एक है, सबका भूख एक है, इसलिए हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। हम हमेशा साथ में रहेंगे इंशाल्लाह, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे और नफरत को ख़त्म कर देंगे। मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। चाहे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन हमको ये लगता है कि अगर राहुल गांधी जी और सेक्युलर गवर्नमेंट, जो सेक्युलर जहन के, जो डीएमके, जो सपा, जो भी जितने भी पार्टी है, वो लोग मिलके अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। शेख साहब, मेरी नॉलेज के लिए मोदी जी का एक अच्छा काम बता दीजिए, एक कोई जो आपको याद। नहीं, मैं बहुत बता दूंगा। एक बताइए। देखिए, मोदी जी जब आए देश का ग्राफ बढ़ा है। आप जनरल बातें बोल रहे हैं कि वो तंदुरुस्त हुए, हम कह रहे हैं एक अच्छा काम बता दीजिए। एक, हम 10 काम नहीं पूछ रहे, एक काम बता दीजिए। ऐसी में अपनी जानकारी। डिजिटल इंडिया हमको अच्छा लगा। ये तो राजीव गांधी ने किया था। ये सारा काम था, ये तो राजीव गांधी के समय शुरू हुआ। मैं एक बात बताता हूँ आपको। जी। जैसा कि ये नोटबंदी किए तो नोटबंदी अच्छा काम था। नहीं, बाद में उन्होंने जियो पे इन्वेस्ट करा। जियो आने की वजह से पूरा डिजिटल हो गया। जियो उन्होंने किया कि वो अंबानी का था भाई। वो तो आप अंबानी और मोदी जी को एक मानते हैं। देखिए, ये बात तो अगर मैं बोलूं या ना बोलूं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कुणाल कामरा एक फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने बोला कि मैं सीधे अंबानी जी को क्यों वोट दे सकता हूं। अगर आप ये मानते हैं कि नोटबंदी के पैसे से मोदी जी ने जियो में पैसा लगाया तो ठीक बात है। तब तो भाई देश ने तरक्की की, अंबानी जी ने तरक्की की, अडानी जी ने की। लेकिन देखिए, हम बिट्टू जी साथ में थे और जम्मू में राहुल गांधी जी बोले थे कि कैपिटलिज्म सही नहीं है। अब मोदी जी चाहते हैं कि कैपिटलिज्म देश में लाए। जो अब देखो, जैसा अडानी जी, अंबानी जी है, उन्होंने भी देश के प्रगति के लिए काम किए हैं, लेकिन उनकी संपत्ति एकदम वर्ल्ड क्लास में चले जा रही। अब हम चाहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हर एक के जेब में पैसा हो, हर एक के पास रोजगार हो। हमारा तो, हम गरीब इंसान है, हम मिडिल क्लास है, हम चाहते हैं। अब उनकी सोच क्या है हमको पता नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए शेख साहब, इंशाअल्लाह आप लास्ट तक यात्रा में रहिए। बिल्कुल। और देश को आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा, देख के अच्छा लगा। थैंक यू।